हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे मेन मुख्य जो कॉमन है, जिसमें सबसे पहला है हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, कहाँ तक ये फैली हुई है, कितने देशों में फैली हुई है और भारत में कितने राज्यों में फैली हुई है और कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। इसके बाद नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा नगर नियोजन। जो ये नगर नियोजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नगर नियोजन, क्योंकि नगर नियोजन से भी प्रश्न बनकर आते हैं कैसी बस्तियां थी, नाली कैसी थी, और दूसरा है ईंटों का आकार कैसा था, मकान कैसे बने हुए थे, और नगरों की जो दुर्ग बंदी थी वो कैसी थी। तो हमें नगर नियोजन के बारे में भी जानना है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है हमारा लिपि, अर्थात जो यहाँ की लिपि थी वो कैसी लिपि थी, किस तरीके से अक्षर लिखे जाते थे। जो एक भाव चित्रात्मक गोमूत्रिका लिपि थी, तो उसके बारे में भी हमें जानना है, अक्षर कैसे प्राप्त होते हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। और अगला है नंबर चौथा है समय। इसका समय क्या है? एक बात याद रखना आप, बहुत से इतिहासकारों ने अपने अनुसार इसका समय बताया है। सबसे पहले हम समय की बात करें तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का समय बताया है, जो 3250 से 2750। फिर मेके है, मार्टिमर व्हीलर है। कहने का मतलब यह है उन्होंने अपने अनुसार समय बताया है, लेकिन हम वैज्ञानिक जो विधि है उसके अनुसार समय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, कार्बन 14 के अनुसार। तो आज हमारे ये 4 पॉइंट हैं जिनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, और ये जो 4 पॉइंट हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात, दूसरी बात ये भी है समझना, हम इन 4 पॉइंटों की बात करें तो ये लोथल पर भी लागू होते हैं, ये कालीबंगा पर भी लागू होते हैं, ये बनावली पर भी लागू होते हैं, सभी पर ये लागू होते हैं। हम जब कालीबंगा की लिपि की बात करेंगे तो प्रश्न यहीं से उठकर आएगा, जो ये लिपि है जिसे हम यहाँ पर समझेंगे। और दूसरा है जब हम समय की बात करेंगे तो समय भी यहीं से निकल कर आएगा, जो ये हम समय की चर्चा यहाँ पर करेंगे। आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। समझना सबसे पहले इसका विस्तार जो इसका विस्तार है, सबसे पहले कितने देशों में ये फैली हुई है। विस्तार हम बात करें तो जो ये हड़प्पा जो सभ्यता है ये 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में। नंबर 1 है अफगानिस्तान, नंबर 1 है अफगानिस्तान। नंबर दूसरा है पाकिस्तान, नंबर दूसरा है पाकिस्तान। नंबर तीसरा है भारत, ठीक है। अब हमें थोड़ा ये भी समझना है कि अफगानिस्तान में इसके कौन कौन से स्थल प्राप्त होते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से राज्य से कौन कौन से स्थल प्राप्त होते हैं, और भारत में कहां कहां से स्थल प्राप्त होते हैं, कौन कौन से स्थल प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न एनटीए में काफी बार पूछा गया है, डाबर को यहां से जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, तो यहां से पूछा जाता है बलूचिस्तान में कौन सा स्थल स्थित नहीं है। जो ये बलूचिस्तान है इसमें डाबरकोट है, बालाकोट है, सुत का गेंडोर है और सोत का कोहे है। तो इसमें से क्या होता है, एक आध इसमें से पूछता नहीं है, दूसरा टेक देता है। तो उस तरीके से हमें ये जानना है कौन सा स्थल कहां पर स्थित है, ठीक है ना। हम बात करें अफगानिस्तान की, हम बात करें तो अफगानिस्तान से इसके जो स्थल प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं सुतुरगुई। और नंबर दूसरा जो प्राप्त होता है, एक तो सुतुरगुई प्राप्त होता है यहां से स्थल, कौन सा? सुतुरगुई। और एक नंबर दूसरा होता है मुंडीगाक। ये 2 स्थल प्राप्त होते हैं अफगानिस्तान से। यहां पर यह भी समझना,
अगर पूछा जाए सबसे कम स्थल कहां से प्राप्त होते हैं, कौन से देश से प्राप्त होते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा अफगानिस्तान होगा, क्योंकि अफगानिस्तान से केवल 2 ही स्थल प्राप्त होते हैं, सुतुरगुई और मुंडी गा। इसके बाद हम बात करें पाकिस्तान की, हम बात करते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से प्राप्त होते हैं। किससे? पंजाब प्रांत से प्राप्त होते हैं। पंजाब प्रांत की हम बात करें तो जो हड़प्पा जो स्थल है, ये हड़प्पा स्थल ये पाकिस्तान यहां से पंजाब से प्राप्त होता है, और ये डेरा इस्माइल ये भी यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है ना। एक बात थोड़ा सा और भी समझना, ये जो पंजाब है, एक पंजाब भारत के पास है और एक पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है। किसी समय जो पंजाब की जो राजधानी हुआ करता था लाहौर, वे लाहौर पाकिस्तान के पास है। थोड़ा सा हम यहां पर समझ लेते हैं, क्योंकि जो ये पाकिस्तान नाम है, जो ये पाकिस्तान नाम है, ये पाकिस्तान जो नाम है, ये बड़ा सोच समझ के दिया था चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में। कब दिया था? 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने बड़ा सोच समझ कर दिया था पाकिस्तान नाम। और ये चौधरी रहमत अली, जो चौधरी रहमत अली है, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। किसके? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये छात्र थे। ठीक है ना। चौधरी रहमत अली, इन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान। इन्होंने कहा था अगर भारत से अलग कोई देश बने तो उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए, और उसमें पंजाब शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? पंजाब शामिल होना चाहिए। ऐसे उसमें अफगानिस्तान शामिल होना चाहिए। कैसे? उसमें कश्मीर शामिल होना चाहिए। आई साइलेंट का काम करती है। और सा से उसमें सिंध शामिल होना चाहिए, और तान से उसमें क्या शामिल होना चाहिए? बलूचिस्तान शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? बलूचिस्तान शामिल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जो ये पंजाब है, पाकिस्तान के पास भी पंजाब का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान में आज भी पंजाब कहा जाता है, और भारत के पास भी पंजाब का हिस्सा है। तो ये पंजाब का विभाजन हुआ है जो पाकिस्तान और भारत के पास है। और ये जो पंजाब है, ये कहां का पंजाब है? ये पाकिस्तान का पंजाब है। ठीक है ना। ये नाम है, किस तरीके से ये नाम दिया गया था, बड़ा सोच समझ कर दिया गया था। बहुत से छात्र ये समझते हैं कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़का दिया था और कहा था भाई तुम्हें तो एक पाकिस्तान, एक पवित्र स्थान चाहिए, इसीलिए नाम पाकिस्तान रखा जाता है। ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान नाम का जो उदय है, जो इस तरीके से होता है, जो चौधरी रहमत अली ने दिया है, और ये बड़ा सोच समझ के नाम दिया था। शुरुआत में इस नाम पर ध्यान नहीं दिया गया था। बाद में क्या होता है, 23 मार्च 1940 ईस्वी को जिन्ना ने, किसने? जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में कहा भाई हमें तो वो पाकिस्तान चाहिए जो चौधरी रहमत अली ने दिया है। किसने दिया है? चौधरी रहमत अली ने दिया है। हमें तो वो पाकिस्तान चाहिए। ये पाकिस्तान नाम जो दिया है चौधरी रहमत अली ने दिया है। और उसके बाद समझना, और ये अलग पाकिस्तान की जो मांग की है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है ना। ये पंजाब है। इसके बाद आगे समझना, पंजाब से हड़प्पा मिलता है। इसके बाद नंबर दूसरा है सिंध प्रांत है। जो ये सिंध प्रांत है, इससे मोहनजोदड़ो मिलता है। क्या मिलता है?
मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत से मिलता है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत से मिलता है। और इसी से जो मिलता है चनहूदड़ो भी इसी से मिलता है, चनहूदड़ो भी यहीं से मिलता है सिंध से। और एक अली मुराद भी यहीं से मिलता है, अली मुराद, ये स्थल सिंध प्रांत से मिलते हैं। इसके बाद आता है बलूचिस्तान प्रांत आता है, बलूचिस्तान, ये भी पाकिस्तान का ही प्रांत है, ठीक है ना। इस बलूचिस्तान से जो मिलते हैं, यहां से, इस बलूचिस्तान से प्रश्न काफी बार एनटीए में बनकर आए हैं और काफी बार संभावना बहुत ज्यादा होती है और ये छोटे मोटे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस बलूचिस्तान से डाबरकोट, बालाकोट और सोत का कोहो, और एक है यहां से सुत का गैंडोर, ये सुत का गैंडोर, ये यहां से बलूचिस्तान वाले स्थल से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? बलूचिस्तान वाले स्थल से मिलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो गया। अब आता है नंबर भारत का आता है। सबसे ज्यादा समझना, सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा स्थल कहां से प्राप्त होते हैं? भारत से प्राप्त होते हैं। और भारत में भी कितने राज्यों से प्राप्त होते हैं उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है ना। भारत से जो प्राप्त होते हैं, भारत से ये 7 राज्यों से प्राप्त होते हैं। कितने राज्यों से प्राप्त होते हैं? 7 राज्यों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली हम बात करें, एक है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान से प्राप्त होता है कालीबंगा है जो, वे राजस्थान से प्राप्त होता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त होता है। इसके बाद है राजस्थान के पास है हरियाणा, हरियाणा से भी इसके स्थल प्राप्त होते हैं। बनावली है, राखीगढ़ी है, ठीक है ना, बनावली है, राखीगढ़ी है, मीताथल है, ये हरियाणा से ही प्राप्त होते हैं। और कुनाल है, ये हरियाणा से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है नंबर तीसरा है पंजाब। पंजाब से जो प्राप्त होते हैं, जो रोपड़ है, वे पंजाब से प्राप्त होता है, जहां पर आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वो यहीं से प्राप्त होता है, पंजाब से, ठीक है ना। नंबर हम चौथे की हम बात करें, नंबर चौथा जो स्थल है, नंबर चौथा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो आलमगीर जो पुर है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल है आलमगीरपुर, वो यूपी से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? यूपी से प्राप्त होता है। नंबर 5वां है जम्मू कश्मीर। नंबर 5वां है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से मांडा प्राप्त होता है जो चिनाब नदी पर स्थित था। और यहां से जो ये मांडा है, ये सबसे उत्तर में स्थित था। अभी आपको थोड़ा समझाएंगे भी सबसे उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा स्थल है, ठीक है ना। इसके बाद नंबर 6 है महाराष्ट्र है। नंबर 6 है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जो प्राप्त होता है देमाबाद, महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। कौन सा स्थल? देमाबाद। और ये जो देमाबाद है ये सबसे दक्षिण में स्थित था। कहां पर स्थित था? सबसे दक्षिणी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का देमाबाद, जो महाराष्ट्र में गोदावरी और इसकी सहायक प्रोरा नदी पर स्थित है। और यहां से कांसे का रथ भी प्राप्त होता है। नंबर 6 जो स्थल है वो, नंबर 6 जो राज्य है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। यहां पर आप समझना, जो ये गुजरात है, यहां पर सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। हम बात करें लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, ठीक है ना। इसके बाद सुरकोटड़ा, ये जो सारे सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त होते हैं वे गुजरात से होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, सबसे ज्यादा स्थल जो प्राप्त होते हैं वे गुजरात से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से इसका जो विस्तार है
3 देशों में है, सबसे कम स्थल अफगानिस्तान में है, सबसे कम स्थल प्राप्त होते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल प्राप्त होते हैं, सुतुरगुई और मुंडी घाट प्राप्त होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के 3 प्रांतों से इसके स्थल प्राप्त होते हैं, पंजाब, सिंध और इसके बाद है बलूचिस्तान। ठीक है, ये बलूचिस्तान परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीए में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये पूछे गए हैं, बलूचिस्तान से कौन सा स्थल प्राप्त नहीं होता। तो ये कभी कभी सीधा ये पूछ लिया जाता है, डाबरकोट स्थल कहां से प्राप्त होता है। ये सीधे इस तरीके से प्रश्न भी आए हैं काफी बार एग्जाम में। ठीक है ना, इस तरीके से। इसके बाद है भारत। भारत में 7 राज्यों से प्राप्त होता है। इन 7 राज्यों से जो जो स्थल प्राप्त होता है उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे भी। प्रत्येक स्थल के बारे में हम समझेंगे, उस स्थल से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। तो यह है इसका विस्तार है। क्या है? विस्तार। सबसे ज्यादा स्थल भारत से, सबसे कम स्थल अफगानिस्तान से, और भारत में भी जो सबसे ज्यादा स्थल प्राप्त होते हैं वे गुजरात से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? गुजरात से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, समझते हैं आगे। अब हम समझ लेते हैं, इसका विस्तार हो गया। अब इसमें क्या आता है, प्रश्न ऐसा भी पूछ लिए जाते हैं, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है और सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। प्रश्न ऐसे भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। समझना, इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पूर्व और पश्चिम, इस तरीके से स्थल भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे जो उत्तरी स्थल है वो है मांडा है। कौन सा है? मांडा है। कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। और कहां पर स्थित है? J&K, जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, दक्षिण में जो स्थित है वो है देमाबाद है। कौन सा है? देमाबाद है। ये देमाबाद कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना। महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है? पिरूरा, और कोष्टक में ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद पूर्व में कौन सा स्थल है? पूर्व में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर स्थित स्थल है, पूर्व में है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? हिंडन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? हिंडन नदी पर। ठीक है ना। और कौन से राज्य में है? ये यूपी राज्य में है। इसके बाद है पश्चिम। पश्चिम में कौन सा है? सुत का गैंडोर है। सुत का गैंडोर कहां पर है? पश्चिम में। नदी कौन है? दाश्क नदी है। और कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। थोड़ा हमें और भी समझना है। इस मांडा से देमाबाद तक की दूरी कितनी थी? 1400 किलोमीटर की दूरी थी मांडा से देमाबाद तक की। कितनी दूरी थी? 1400 किलोमीटर। इसके बाद हमें यह भी समझना है, पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी थी वो कितनी थी? वो थी 1600 किलोमीटर। कितनी थी? 1600 किलोमीटर थी। ठीक है ना। इसका जो लगभग ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितनी? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। इसका विस्तार है। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, 13 लाख के करीब इसका विस्तार है, जितने क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें, जो इसका आकार है, क्या है? आकार। जो इसका आकार है वो इसका त्रिभुजाकार आकार है। कौन सा आकार है? त्रिभुजाकार आकार है इसका। कभी पूछ लिया जाए तो प्रश्न
कौन सा आकार है? त्रिभुजाकार आकार है, ठीक है ना। इस तरीके से इसका विस्तार किस तरीके से कहां कहां तक ये फैली हुई है, ठीक है ना। सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। दक्षिण स्थल है देमाबाद, जो महाराष्ट्र में पिरोरा या गोदावरी नदी पर स्थित है। सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो हिंडन उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी पर। सबसे पश्चिम स्थल है सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। ये हो गया इसका विस्तार कहां कहां तक फैली हुई है। अब हमें यह भी समझना है इसका जो ये हड़प्पा सभ्यता जो नाम पड़ता है, ये नाम क्यों इसका पड़ता है हड़प्पा सभ्यता, इसके नामकरण के बारे में भी हमें समझना है। और ये नामकरण से भी 1-2 प्रश्न नामकरण से बहुत अच्छे बनते हैं, नामकरण से। और नामकरण के पीछे एक बहुत बड़ी कहानियां होती हैं। हम बात करें, गांव में किसी का नाम काला, भूरा, पप्पू, पिंटू, चिंटू नाम होता है, ठीक है ना। जैसा गुण होते हैं वैसा नाम रखा जाता है। और जो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसमें ऐसे क्या गुण थे जो इसका नाम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता इसका नाम रखा गया था, उसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे, विस्तार से हम जानेंगे। नामकरण के पीछे क्या सच्चाई है और इसके कितने नाम हैं हड़प्पा सभ्यता के, उसके बारे में भी हम जानते हैं। नामकरण, इसके जो नामकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है। जैसे हम बात करें, हिंदू धर्म में भी 16 संस्कार होते हैं, ठीक है ना। और 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार भी होता है। बच्चे का नामकरण संस्कार भी किया जाता है, नाम रखा जाता है। और जो ये नाम रखा जाता है, अक्सर जो नाम रखा जाता है वो एक गुणों के आधार पर रखा जाता है। किसके आधार पर रखा जाता है? गुणों के आधार पर रखा जाता है। नामकरण के बारे में समझ लेते हैं। इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम क्यों रखा जाता है, ठीक है ना। समझना, नामकरण, नामकरण, नामकरण क्या होता है? ये है हड़प्पा स्थल। कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल, हड़प्पा, हड़प्पा स्थल, ठीक है। हड़प्पा स्थल हो गया। अब समझना, सबसे पहले 1826 ईस्वी में, सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने, किसने? चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में खोजा था। क्या किया गया था? खोज किसकी की गई थी? हड़प्पा स्थल की, ठीक है ना। आगे समझना। और इस स्थल की सबसे पहले हम खुदाई की हम बात करें, इसकी खुदाई सबसे पहले 1921 में इसी की खुदाई की गई थी, जो दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है ना, साहनी, ठीक है ना। और जॉन मार्क नेतृत्व में, ठीक है ना। अब समझना, सबसे पहले खोज, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा स्थल की गई थी। इसलिए कालक्रम के अनुसार सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा जो नाम है वे हड़प्पा सभ्यता है। सबसे अच्छा जो नाम है वे हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि कालक्रम, समय के अनुसार सबसे पहले खोज हड़प्पा की गई और सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की गई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। और सबसे उपयुक्त जो नाम है वे हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना। नामकरण, सबसे पहला नाम क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता, समझ में आ गया। सबसे पहले खोज और सबसे पहले जो खुदाई जो की जाती है वे हड़प्पा की जाती है, इसलिए कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार जो सबसे उपयुक्त जो नाम रहेगा वे हड़प्पा सभ्यता रहेगा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद अगला नाम है, एक इसका नाम है सिंधु सभ्यता, एक इसका नाम है सिंधु सभ्यता, ये नाम भी इसका रखा जाता है, ठीक है। अब ये सिंधु सभ्यता नाम क्यों रखा जाता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। 1947 से पहले, 1947 से पहले सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त होते हैं
वे सिंधु नदी के आसपास प्राप्त होते हैं। जो ये सिंधु नदी है इसके आसपास स्थल प्राप्त होते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए इसका नाम रखा गया था सिंधु सभ्यता नाम रखा गया। क्योंकि सबसे ज्यादा स्थल जो प्राप्त होते हैं वे सिंधु नदी के आसपास से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंधु सभ्यता नाम रखा गया। ठीक है ना। और यही नाम यहां पर यह भी समझना, ये नाम जॉन मार्शल ने भी यही नाम दिया था। किसने? जॉन मार्शल ने जो इसका नाम दिया था वे सिंधु सभ्यता ही दिया था 1924 ईस्वी में। ठीक है ना। एक नाम है इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता। सब जो नाम हैं ये नाम गुणों के आधार पर रखे जा रहे हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, जैसे गुण हैं वैसे नाम हैं। 1947 के बाद, समझना, 1947 के बाद सबसे ज्यादा जो स्थल प्राप्त होते हैं सिंधु और जो सरस्वती जो नदी है, सरस्वती, इन नदियों के मध्य जहां पर गंगा बहती है यहां पर प्राप्त होते हैं सबसे ज्यादा स्थल इस बीच वाले पे, सिंधु और सरस्वती नदी के मध्य, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती नाम रखा जाता है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हम नंबर चौथे की बात करें, प्रथम नगरीय सभ्यता। अगला नाम है प्रथम नगरीय सभ्यता। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इतिहास में, समझना, क्योंकि इतिहास में पहली बार हमें जो नगरों की जानकारी प्राप्त होती है वे हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता से पहले नगर नहीं थे, पहली बार नगरों के बारे में जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। और अगर पूछा जाए दूसरी बार नगरों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है तो ये महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध 5वीं 6वीं, ठीक है ना, दूसरी बार की हम बात करें, दूसरी 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमें द्वितीय नगरीकरण की जानकारी प्राप्त होती है। द्वितीय नगरीकरण 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और प्रथम नगरीकरण जो प्रारंभ होता है वे हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होता है, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और ये रफीक मुगल ने भी यही नाम इसके लिए दिया था। ठीक है। इसके बाद है नंबर 5वां नाम है, इसका नाम है कांसीय सभ्यता। क्या नाम है? कांसीय सभ्यता। कांसीय सभ्यता भी इसी का नाम है। ठीक है, कांसीय सभ्यता। ये नाम इसका इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय जो औजार जो काम में लिए जाते थे वे औजार कांसे के काम में लिए जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया कांसीय सभ्यता। थोड़ा सा हमें यह भी समझना है, जो ये कांसा जो बनाया जाता है ये तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनाया जाता है। किसको मिलाकर बनाया जाता है? तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनाया जाता है कांसा। अब थोड़ा सा और भी हमें जानना है, प्रश्न आ जाए इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? इसमें 90% मात्रा तांबे की होती है और 10% मात्रा टिन की होती है। इस तरीके से 100% क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। ठीक है। इस समय जो औजार जो काम में लिए जाते थे वो कांसे के औजार थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, जितने भी स्थल हैं, आपसे पूछ लिए जाए ये किस समय के हैं, उसमें लोहा काल आए, तांबा काल आए, पाषाण काल आए और अगला आए कांसा काल आए या कांस्य युग आए, तो किससे संबंधित रहेंगे? ये कांस्य युग से संबंधित रहेंगे। जितने भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं वो सारे के सारे कांस्य युग के हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला नाम इसका एक ये भी पड़ता है आग इतिहास। क्या नाम पड़ता है? आग इतिहास। आग इतिहास इसे इसलिए कहा जाता है, इस समय की लिपि तो प्राप्त होती है। आग इतिहास इसे इसलिए कहा जाता है, इस समय की लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। समझना, जो इतिहास होता है वो तीन भाग होते हैं। नंबर 1 है प्रागैतिहास इतिहास। नंबर 1 कितना क्या होता है? प्रागैतिहास इतिहास। इस समय की कोई लिपि नहीं मिलती, कोई लिपि नहीं मिलती, लिपि नहीं मिलती। ठीक है ना।
इसके बाद है आग इतिहास। आग इतिहास, इस समय क्या होता है, लिपि तो मिलती है, क्या लिपि तो मिलती है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है ना। इसके बाद आता है इतिहास। इतिहास में क्या होता है, लिपि भी मिली है और उसे पढ़ा भी जा रहा है, वो होता है इतिहास। वर्तमान का जो समय है वो इतिहास का समय है। वर्तमान का समय किसका समय है, इतिहास का समय है, तो वो हमारा इतिहास में आएगा। और यहां पर लिपि तो मिली है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हमारी हड़प्पा सभ्यता किस में आएगी, आग इतिहास में आएगी। तो ये हैं इसके नामकरण। क्या क्या नाम पढ़ते हैं, नाम गुणों के आधार पर पढ़ते हैं, जैसे जैसे यहां से गुण मिलते हैं वैसे वैसे नाम रखे जाते हैं। ये इसके नामकरण से संबंधित हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम समझते हैं, आगे समझते हैं, इसकी लिपि के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, लिपि के बारे में। इसकी लिपि कैसी है, किस तरीके से अक्षर लिखे जाते थे, उसके बारे में जानते हैं। लिपि, समझना, सबसे पहले तो हमें ये जानना है लिपि। लिपि, ये लिपि होती क्या है, जो लिखते हैं हम उसको लिपि बोलते हैं। ब्राह्मी और नंबर दूसरी है खरोष्टी, इसके बारे में हमें जानना है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, जैसे हम हिंदी को लिखते हैं इस तरीके से, हिंदी और संस्कृत को लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम उर्दू को, फारसी को इस तरीके से हम लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी हो गई ये लिपि। अब हमें तो क्या समझना है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमें समझनी है, ठीक है। इसके जो शुरुआत के जो अक्षर चालू होते थे वो इस तरीके से होते थे। किस तरीके से होते थे, इस तरीके से इसके अक्षर शुरू होते थे, इस तरीके से। कौन सी लिपि हो गई, खरोष्टी हो गई। कौन सी हो गई, खरोष्टी। इस तरीके से अक्षर शुरू होते थे। अगर ये सारे के सारे अक्षर इसी तरीके से लिखे जाते तो किसी भी इतिहासकार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये खरोष्टी लिपि ही थी, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, एक पंक्ति, जो एक पंक्ति है, एक पंक्ति इस तरीके से लिखी जाती है, इसके बाद तुरंत इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है ना। फिर ब्राह्मी में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, ब्राह्मी में। हम कह सकते हैं उल्टा सुल्टा, इसलिए इसे गोमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है। गोमूत्रिका लिपि क्या कहा जाता है, गोमूत्रिका लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। समझना थोड़ा, गोमूत्रिका, गो किससे बना है, गाय से बना है, ठीक है। गाय जब पेशाब करती है तो एक बार जो धार होती है वो पीछे जाती है और फिर एक बार फिर पास आ जाती है, फिर एक बार फिर जंप लगाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से उल्टा सुल्टा लिखी जाती है, ठीक है ना। ये गोमूत्रिका लिपि हो गई, ठीक है ना। जिसे बूस्ट्रोफेडन लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बूस्ट्रोफेडन लिपि भी कहते हैं, ठीक है ना। बूस्ट्रोफेडन लिपि भी कहते हैं। ये हो गई। अगली बात यह है, इस लिपि पर चित्र बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, इसलिए इसे चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, ठीक है ना। चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। अब बात यह आती है कि इस पर जो चित्र बने हुए हैं वो सबसे ज्यादा किसके बने हुए हैं। हम बात करें जीवों की, हम बात करें किसकी, जीवों की। सबसे ज्यादा जो जीवों में जो चित्र बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, मछली के बने हुए। जीवों में सबसे ज्यादा जो चित्र बने हुए हैं वो मछली के बने हुए हैं। और हम बात करें आकार की, हम बात करें किसकी बात करें, आकार की, तो सबसे ज्यादा यू आकार के चित्र बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, यू आकार के चित्र सबसे ज्यादा बने हुए, ठीक है। अब हम अक्षरों की बात करें तो 250 से 400 के लगभग अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 250 से 400 के लगभग अक्षर हैं। और ये जो लिपि हमें प्राप्त होती है ये है जो मोहरे हैं, मोहरे से ये लिपि प्राप्त होती है।
अभी तक किसी भी इतिहासकार को इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना। जब हम बात करें, हम स्पेशल जब राजस्थान का जीके पढ़ते हैं उसमें हमारा स्थल कालीबंगा आता है। कालीबंगा की भी हम लिपि पढ़ते हैं तो वो पूरी की पूरी यही लिपि है जिस लिपि को मैं आपको समझा रहा हूं, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, इसी तरीके की लिपि है, इसी तरीके से। और ये चित्रात्मक जो लिपि है ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। चित्रात्मक लिपि है। शुरुआत के अक्षर खरोष्टी से चालू होते थे, खरोष्टी लिपि है, और इसे गौमूत्रिका लिपि भी कहते हैं। ठीक है ना, जिसे बूस्ट्रोफ फैडन लिपि भी कहते हैं। 250 से 400 के लगभग अक्षर है। अभी तक किसी भी इतिहासकार को इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। जीवों में सबसे ज्यादा मछली के चित्र हैं और आकार में सबसे ज्यादा यू आकार के चित्र हैं। तो यह है हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो लिखी हुई है। अभी तक किसी को भी पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। जिस दिन, समझना, जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो भारत का जो लिखित इतिहास है वो कहां से प्रारंभ होगा? हड़प्पा सभ्यता के समय से प्रारंभ होगा, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पर। हमारा लिपि हो गई, विस्तार हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हमें समझना है नगर नियोजन के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? नगर नियोजन। जो नगर थे वो किस तरीके से बने हुए थे, बसावट कैसी थी, क्या क्या नगरों में सुविधा थी, उसके बारे में हमें समझना है। नगर नियोजन। नगर नियोजन पहली बात तो यह है जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, तो नगर नियोजन उसमें है। ठीक है ना। अब ये नगर क्या है? एक नगर इस तरीके से बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है। ठीक है ना। पूर्व में बना हुआ है। कहां पर है? पूर्व में। ठीक है ना। एक नगर बना हुआ है इधर पश्चिम में बना हुआ है, पश्चिम में नगर बना हुआ है। ठीक है ना। अलग अलग है पूर्व और पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम में। अगर प्रश्न आए हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे, तो 2 भागों में विभाजित थे, 1 और 2। कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, 1 और 2। ठीक है ना। अब बात आती है ये 2 भागों में क्यों बांट रखा था? ये जो 2 भागों में बटा हुआ था इसके पीछे कारण क्या था? ठीक है ना। पूर्व है, यहां पर आम जनता निवास करती थी, आम जनता निवास। यहां पर कौन निवास करते थे? आम जनता निवास करती थी। कहां? पूर्व में। ठीक है ना। पश्चिम में क्या था? यहां पर दुर्ग था। यहां पर क्या था? दुर्ग था। यहां पर शासक निवास करता था, शासक निवास करता था, निवास। यहां पर आम जनता निवास करती है, यहां पर शासक निवास करता है। थोड़ा परिवर्तन आपको दिख भी रहा होगा। जो ये नगर है ये नीचा है और ये ऊंचा है, ये ऊंचा है। ठीक है ना। अब भाई आम जनता जो होती है वो आम होती है, वो नीची जगह पर निवास करती है। शासक जो होता है वो ऊंची जगह पर निवास करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने कभी आमेर का किला आप गए हो कभी, तो आपने देखा होगा जो आमेर का जो दुर्ग है वे पहाड़ी पर बना हुआ है और जो आमेर जो नगर है वो कहां पर बना हुआ है? वो नीची जगह पर बना हुआ है। ठीक है ना। अब शासक क्या करता था? इनकी सुरक्षा के लिए इनकी 4 दीवारी करता था। क्या करता था? 4 दीवारी, 4 दीवारी। और शासक अपने दुर्ग वाली बस्ती की भी क्या करता था? 4 दीवारी करता था। इसकी भी शासक क्या करता था? 4 दीवारी करता था। इनकी अलग अलग 4 दीवारी थी, इसकी भी अलग 4 दीवारी थी और इसकी भी अलग 4 दीवारी थी। दोनों की अलग अलग 4 दीवारी थी। ठीक है ना। दोनों की अलग अलग 4 दीवारी करता था। क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए और यहां की जनता की सुरक्षा के लिए। अब हम बात करें कालीबंगा की, हम बात करें, हम हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, किसी की भी बात करें, सबकी अलग अलग 4 दीवारी है। ठीक है। लेकिन समझना एक स्थल है लोथल। जो लोथल है, लोथल की एक ही 4 दीवारी थी। क्या थी? लोथल की एक ही 4 दीवारी थी। लोथल की एक ही 4 दीवारी थी।
जो लोथल है उसकी एक चार दीवारी थी, अलग अलग चार दीवारी नहीं थी, बाकी की अलग अलग चार दीवारी थी। अब इसके पीछे एक कारण यह भी रहा होगा, जो ये लोथल है यहां पर बंदरगाह था। क्या था? यहां पर बंदरगाह था और यहां से आयात निर्यात किया जाता था। तो ये कारण ये भी रहा होगा, जब बंदरगाह है तो सड़कों पर यहां पर बड़े बड़े गोदाम होंगे जिसमें बैलगाड़ियां आती होंगी, इसलिए जो उनके गोदाम थे वो मुख्य सड़क पर बने हुए थे, ठीक है ना। और मुख्य सड़क पर बने हुए थे, इसलिए जो मकानों के जो दरवाजे थे वे मुख्य सड़क पर खुलते थे, मुख्य सड़क पर खुलते थे, ठीक है ना, खुलते थे। लेकिन हम दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है जो एक चार दीवारी थी वो इसलिए थी क्योंकि यहां पर व्यापारिक नगर था, यहां पर भी अमीर लोग थे, शासक तो अमीर था ही। अब शासक ने क्या किया, जो ये अमीर लोग हैं इनको अपनी ही चार दीवारी के अंदर ले लिया। किसके अंदर ले लिया? अपनी ही चार दीवारी के अंदर ले लिया शासक ने इनको। तो एक ही चार दीवारी थी, ठीक है ना। मकान ये जैसे मकान हैं, ये मकान हैं, इन जो मकानों के ये मुख्य सड़क जा रही है, इन मकानों के जो दरवाजे खुलते थे वो पीछे की ओर खुलते थे। कहां पर खुलते थे? पीछे की ओर खुलते थे, पीछे। लेकिन समझना, लोथल एकमात्र अपवाद है, लोथल के दरवाजे मुख्य सड़क पर, लोथल के जो दरवाजे थे, लोथल के दरवाजे कहां खुलते थे? मुख्य सड़क पर, क्योंकि मुख्य सड़क पर उनके बड़े बड़े गोदाम बने हुए थे। जब बंदरगाह लोथल से प्राप्त होता है तो यहां पर बड़े बड़े गोदाम बने हुए थे, इसलिए जो दरवाजे थे लोथल के वे मुख्य सड़क पर खुलते थे, ठीक है ना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हम बात करें ईंटों का आकार, ईंटों का आकार, जो ईंटों का आकार था 4:2:1 था। जैसे 10 सेंटीमीटर कोई ईंट लंबी है, 5 सेंटीमीटर वो चौड़ी है और 2.5 सेंटीमीटर उसकी क्या है? खड़ाई है। वर्तमान में भी जो ईंटें हैं वो इसी आकार की है, 9 इंच लंबी होती है, 4.5 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 2.25-2.5 इंच के लगभग उसकी ऊंचाई होती है। जैसी ईंटें हैं ऐसे ही आकार इस समय था, ठीक है ना। और अगला है जो माप तोल का अनुपात था, माप तोल का जो अनुपात था वे 16 के अनुपात में थे, 16, 32, 64, 160, ठीक है ना, 320, इस तरीके से 16 के अनुपात में था माप तोल का अनुपात। कितना? 16, ठीक है ना। और जो मकानों की जो चिनाई की जाती थी, ये मकान है, ये ईंट है, इस तरीके से बीच में जैसे आज जो जगह छोड़ी जाती है यहां पर मसाला भरा जाता है, अगली ईंट इस तरीके से रखी जाती है, ऐसे ही मकानों की चिनाई की जाती थी जैसे वर्तमान में की जाती है। तो इस तरीके से जो नगर थे दो भागों में बटे हुए थे, पूर्व और पश्चिम। पूर्व में आम जनता निवास करती थी और पश्चिम में शासक निवास करता था। मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र अपवाद है जहां के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, ठीक है ना। और लोथल की दुर्ग और नगर की एक ही चार दीवारी थी, किसकी? लोथल की, ठीक है ना। और मकानों से, ये मकान हैं, मकानों से नालियां इस तरीके से निकलती थी, इस तरीके से मकान से गंदा पानी आता है, पहले चैम्बर में जमा हो जाता है कचरा, उसके बाद पानी ऊपर से इस तरीके से चला जाता है। ऐसी नालियां बनी हुई थी, नालियां इस तरीके से बनी हुई थी। तो ये है नगर नियोजन जो दो भागों में बटा हुआ था, पूर्व और पश्चिम। पूर्व में आम जनता निवास करती थी और पश्चिम में शासक निवास करता था, ठीक है ना। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है आज का समय। अगला पॉइंट क्या है? समय। जो ये समय है कैसे ज्ञात किया जाता है, किस तरीके से हम इसे को निकालते हैं, ठीक है ना। तो समय के बारे में हमें जानना है, अर्थात जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये कितनी पुरानी है, समय के बारे में हमें जानना है। समय समझना, प्रत्येक जीव एजीव में, प्रत्येक जीव एजीव में, प्रत्येक जीव एजीव में दो कार्बन होते हैं, एक कार्बन 12
कार्बन 14 मुख्य रूप से, ठीक है, जीव एजीव में समझना बिल्कुल सिंपल है। एक जो कार्बन 12 है, जब कोई चीज जीवित होती है, जीवित और मृत्यु, जब कोई चीज जीवित और मृत्यु जीवित रहती है तब उसमें कार्बन 12 बना रहता है और मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। कार्बन 12 में कोई परिवर्तन नहीं होता, जीवित होता है तब भी बना रहता है और मृत्यु के बाद भी बना रहता है। कार्बन 12 में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कार्बन जो 14 है, ये मृत्यु के बाद इसका क्या होने लगता है? पतन। मृत्यु के बाद इसका पतन होने लगता है कार्बन 14 का। इसलिए जो समय जो ज्ञात किया जाता है, समय जो ज्ञात किया जाता है वे कार्बन 14 से किया जाता है। किससे किया जाता है? कार्बन 14 से। ये कार्बन जो 14 है, ये एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि है कार्बन 14। समय ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक विधि है वे कार्बन 14 है। इसी के माध्यम से समय ज्ञात किया जाता है। अब थोड़ा कार्बन 14 के बारे में और भी समझते हैं। इसकी जो कार्बन 14 है, इसकी जो खोज की थी 1946 में अमेरिका के रसायन शास्त्री VF लीवी ने की थी। किसने की थी? VF लीवी ने इसकी खोज की थी। कब? 1946 में। अब जो ये कार्बन जो 14 है, इसका कार्बन 14 का समय कितना होता है? इसका समय होता है 55-68 वर्ष होता है। कितना होता है? 55-68 वर्ष। अगर इसका समय 55-68 वर्ष समय, इसकी अर्ध आयु निकालते हैं सबसे ज्यादा। अर्ध आयु जो इसकी अर्ध आयु होती है वे 55-68 वर्ष होती है। कितनी? 55-68। अगर पूरी निकालनी हो तो 11,136 आ जाती है पूरी, लेकिन अर्ध आयु ज्यादा आती है इसकी, तो वो होती है 55-68 वर्ष होती है। ठीक है ना? अब समझना, इस कार्बन 14 के अनुसार इसका जो हड़प्पा सभ्यता का जो समय है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। कितना है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व है हड़प्पा सभ्यता का समय। और ये एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है। 2350 से 1750। लेकिन एक बात आप और भी याद रखना, अगर आपके पास ऑप्शन हो और ऑप्शन में 2350 से आपके पास 1750 ना आए और आपके पास 2300 से 1700 भी आए और ये नजदीक हो, ऑप्शन में ये ना हो, तो ये भी आपका सही माना जाता है क्योंकि उसके बिल्कुल नजदीक है। ठीक है ना? लेकिन हम बात करें, ये तो हो गई एक वैज्ञानिक विधि। क्या हो गई? वैज्ञानिक विधि हो गई कार्बन 14। ठीक है ना? लेकिन इसका जो समय सबसे पहले जो बताया था वे जॉन मार्शल ने बताया था। किसने बताया था? जॉन मार्शल ने इसका सबसे पहले समय ज्ञात किया था। जॉन मार्शल ने इसका जो समय बताया है 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया है। कितना बताया है? 3250 से 2750 ईसा पूर्व जो समय बताया है वे जॉन मार्शल ने बताया। मेके ने जो इसका समय बताया है, मेके ने वे 2800 से 2500 ईसा पूर्व जो समय बताया है वो मेके ने बताया है। किसने? मेके ने बताया है ईसा पूर्व। इसके बाद मार्टिमर जो व्हीलर है, व्हीलर ने जो इसका समय बताया है वे 2500 से 1500 ईसा पूर्व जो समय बताया है वे मार्टिमर व्हीलर ने बताया। ठीक है? और हम एनसीईआरटी की किताब की बात करें तो उसमें 2500 के लगभग से 1800 ईसा पूर्व के लगभग इसका समय बताया गया है एनसीईआरटी की पुस्तकों में। ठीक है ना? तो ये इसका एक समय है। हम बात करें डीपी अग्रवाल की, डीपी अग्रवाल ने इसका समय 2300 से 1750 इसका समय बताया, 1750 ईसा पूर्व बताया। तो ये इसका समय है। लेकिन सबसे जो वैज्ञानिक जो समय है वे 2350 से 1750 है। सबसे पहले जो समय जो ज्ञात किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट, वे जॉन मार्शल ने इसका समय बताया था सबसे पहले। कितना?
3250 से 2750 ईसा पूर्व, ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये है इसका समय है। अगर कल को हम समय पूछा जाए और समय कैसे ज्ञात करते हैं, जीव अजीव, इसमें 2 कार्बन, कार्बन 12 में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब जीवित होता है तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता, और मृत्यु के बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, मृत्यु के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा पहले था वैसा ही है। और कार्बन 14 है, मृत्यु के बाद इसका पतन होना प्रारंभ होता है, इसीलिए हम कार्बन 14 के माध्यम से समय ज्ञात करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, नामकरण, लिपि, नगर नियोजन और समय था, जो आज का हमारा ये टॉपिक था। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होंगे वो हमारे आएंगे। और एक ये भी है, अगर आप एनटीए नेट, पीजीटी, कॉलेज लेक्चर की तैयारी हिस्ट्री से कर रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन जो कोर्स है वो अवेलेबल है, ऑनलाइन हमारी क्लासें प्रारंभ है। और अगर आप ऑफलाइन भी कोचिंग करना चाहते हैं एनटीए नेट, कॉलेज लेक्चर और फर्स्ट ग्रेड की जयपुर में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।